नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। मुझे उम्मीद है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप सारे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे और जो भी कोविड के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस हैं, एसओपीज़ हैं, उनका पालन कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, हमने मिशन टेट लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंडर हमने ये मिशन रखा हुआ है, ये टारगेट रखा हुआ है कि मैक्सिमम लोगों का जो टेट है इस बार क्वालिफाई हो जाए। इसको हमने नाम दिया हुआ है मिशन 90 प्लस मार्क्स इन टेट, चाहे वो जेबीटी टेट हो, आपका टीजीटी टेट हो या कोई भी हो। उसके अंडर जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने जो है टीजीटी नॉन मेडिकल 2020 नवंबर सेशन का जो टेट का एग्ज़ाम था वो पिछले कल डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसके साइको सेक्शन के हमने 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, और जो बाकी के 15 क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखा कीजिए, साथ में कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है एक्स्ट्रा जो 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक बार साइको के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं जो है जो आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हम सिलेबस को जो है वो डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, हमारे क्वेश्चंस की तरफ, और उनको डिस्कस करें। दोस्तों, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था एक्स वाई क्रोमोज़ोम के बारे में। इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि टोटल जो है आपके क्रोमोज़ोम के पेयर्स कितने होते हैं। ह्यूमन में टोटल क्रोमोज़ोम के पेयर्स कितने होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल पेयर्स होते हैं 23 पेयर्स होते हैं। और अगर आपसे क्रोमोज़ोम्स के नंबर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम्स कितने होते हैं, तो वो 46, क्योंकि 23 आपके पेयर्स होते हैं, तो एक पेयर में 2, तो 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46। अब हम आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है वो आपका डिस्कस कर लिया था। आज चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एटीट्यूड इंडिकेट्स अ पर्सन्स ब्लैंक डायरेक्शन। अभिवृत्ति जो है व्यक्ति की खालिस्तान दिशा को दर्शाती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की ट्राई करूँगा। जो आपका एटीट्यूड है उससे किसी पर्सन के बिहेवियर को डायरेक्शन मिलती है। किसी भी पर्सन का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी क्रिएचर का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है। मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, तो जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा वो उस प्रॉब्लम को अप्रोच करेगा, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो ट्राई करेगा, सोचेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन साइमल्टेनियसली जिस पर्सन का एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव होगा, वो उस प्रॉब्लम को जो है वो क्या करेगा, वो अवॉइड कर देगा। ये जो है ये आपका एक वे है किसी चीज़ के ऊपर देखने का, कि आपका नज़रिया क्या है, आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक। ये जो है ये विशेष एक स्पेसिफिक डायरेक्शन शो करता है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर जो है एक स्पेसिफिक क्या स्टेप लेंगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तब भी आप एक प्रॉब्लम के ऊपर स्पेसिफिक स्टेप क्या रहेगा, आपका स्पेसिफिक स्टेप रहेगा कि आप उस जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर देते हैं। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपका स्पेसिफिक स्टेप रहेगा कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज प्रोपोन्डेड बाई। सो वास्तविकरण का सिद्धांत जो है वो किसने दिया। इसमें जो है वो आपका हायरार्की ऑफ नीड्स, मैंने आपको बताया था, मैस्लो की थ्योरी है। जो आपका मैस्लो, हमने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो डिस्कस किए थे। उसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से आया था कि जो मैस्लो है, मैस्लो के थ्योरी का फिफ्थ जो स्टेप है, फिफ्थ जो पोर्शन है वो कौन सा था। उसमें हमने देखा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो हमने लास्ट की जो क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे थे उसमें जो है हमने क्लियरली देखा था कि मैस्लो की थ्योरी में जो है वो हायरार्की ऑफ नीड्स में जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो डिस्कस हुआ था। मैस्लो का पूरा नाम अब्राहम मैस्लो था। अमेरिकन ये जो थे ये आपके साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो है हायरार्की ऑफ नीड्स कब दिया था आपका 1943 में। 1943 में इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो इनका फिफ्थ स्टेप है हायरार्की ऑफ नीड्स का। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
आपकी स्क्रीन पे है। परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस, परसेप्शन क्या है आपकी सेंसेशन प्लस, इस इन्होंने साथ में पूछा है कि परसेप्शन आपका टोटल है क्या, सेंसेशन के साथ साथ और क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले जो है आपका समझते हैं कि परसेप्शन है क्या आपका। परसेप्शन जो है वो आपका एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक्टिव प्रोसेस। इस चीज़ को याद रखें, परसेप्शन जो है वो आपका एक्टिव प्रोसेस है। ये जो है ये आप परसेप्शन आप इसको एक इस तरह से बोल सकते हैं कि आप इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो आपके 5 मेन सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा जो है वो आप डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को ब्रेन में इंटरप्रेट करते हैं, उस डाटा को ब्रेन में जो है वो स्टोर करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप जो है वो ज़्यादा समझ आएंगे। आपने बचपन से, मान लीजिए किसी पर्सन ने अपने बचपन से देखा है, अपने घर में देखा है कि जो एक ब्राउन कलर का जो पॉट है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी गर्म करते हैं। चाइल्डहुड से किसी पर्सन ने अपने घर में देखा होगा कि ब्राउन एक कोई पर्टिकुलर पॉट है, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पानी गर्म करते हैं। तो जब वो पर्सन किसी दूसरी जगह पे जाएगा और ब्राउन कलर का पॉट देखेगा तो सीधे सीधे उसके माइंड में ये चीज़ आएगी कि अच्छा, ये ब्राउन कलर का पॉट है तो इसमें जो है पक्का पानी ही गर्म करते होंगे। वो इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि उस ब्राउन कलर के पॉट का जो है वो कुछ और पर्पस भी हो सकता है, कुछ और जो है कुछ और यूज़ भी हो सकता है। तो परसेप्शन जो है वो सेंसेशन प्लस आएगा आपका मीनिंग, कि एक आपका सेंसेशन हुआ मतलब सेंसरी ऑर्गन हुए, प्लस आपने सेंसरी ऑर्गन से जो है वो अपना कौन सा मीनिंग ग्रैस्प किया और वो जो है वो आपने परमानेंट जो है एक उसको नॉलेज बना लिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने क्या देखा, ब्राउन कलर का पॉट। कैसे देखा? अपनी आइज़ से। आइज़ जो है वो आपका सेंसरी ऑर्गन है। उसके बाद आपने उसको लगातार देखा कि ब्राउन कलर के पॉट में जो है वो आपका पानी गर्म होता है, तो वो जो क्या बन गया आपका, एक मीनिंग ड्रॉ कर लिया आपने, वो आपका एक नॉलेज बन गया जो आप जो है थ्रू आउट द लाइफ जो है उसी नॉलेज को जो है वो कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेरिडिटी एग्जिस्ट्स इन दी जीन्स दैट कम फ्रॉम, अनुवांशिकता जीन्स में पाई जाती है जो कि हमें किससे मिलती है। 2-3 दिन से हम लगातार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं कि आपके जीन्स का क्या रोल होता है। जीन्स के थ्रू ही जो है वो हमारे गुण डिफाइन होते हैं, जैसे हेयर कलर, स्किन कलर एट्सेट्रा, या आई कलर, हाइट वगैरह। 95% केसेस में होता है कि हमारे पेरेंट्स की तरह जो है हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे किसी के पेरेंट्स के हेयर कलर जो है वो वाइट है, तो 95% केसेस में पॉसिबिलिटी रहती है कि आगे चल के बच्चे के हेयर का कलर भी जो है वो वाइट हो। या किसी को जो स्पेशल डिसऑर्डर होता है या कुछ कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है, तो हो सकता है कि बच्चे में भी वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर आ जाए। ये जो जीन्स हैं जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे संतानों तक ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है इन्होंने ऑप्शन दे रखा है मदर होगा नहीं, क्योंकि सिंगल मदर का जीन जो है वो बच्चे में आ नहीं सकता। अकेले फादर का नहीं आ सकता, ग्रैंड फादर का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रैंड फादर का जो आएगा वो आपके फादर में आएगा। तो इसलिए इसका जो है सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिकर्ट मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग इज, लिकर्ट मेथड है क्या? सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो लिकट थे, जो हमारे लिकट इन्होंने यहाँ पे बोला, इनका पूरा नाम है रेंसिस लिकट। रेंसिस लिकट। लिकट वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया रेंसिस लिकट। और इन्होंने जो है वो एक स्केल दिया था, एक एटीट्यूड मेजरिंग के लिए जो है वो इनकी स्केल जो है वो यूज़ की जाती है आपकी ओपिनियन या एटीट्यूड मेजरिंग के लिए। किसके लिए? ओपिनियन या फिर एटीट्यूड, एटीट्यूड के लिए। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रिकट्स जो मेथड है समेटेड रेटिंग का, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? एटीट्यूड मेजरिंग के लिए या ओपिनियन के लिए। इनकी जो है वो स्केल 5 पॉइंटर है। यहाँ से जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। 5 पॉइंटर स्केल दी है इन्होंने एटीट्यूड को मापने के लिए या ओपिनियन को मापने के लिए। और कब इन्होंने ये स्केल दी थी? ये स्केल इन्होंने दी थी 1932 में। याद रखिएगा 1932 में जो है वो इन्होंने ये स्केल दी थी। और ये जो है ये अमेरिकन आपके सोशल साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट हैं आपके। और इन्होंने 1932 में जो है एक 5 पॉइंटर स्केल दी थी। और इसके जो है 5 पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 पॉइंट्स क्या हैं? एक आता है आपका स्ट्रांगली डिसएग्री, फर्स्ट स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट आता है आपका डिसएग्री। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 3 नीदर एग्री।
नॉर डिसएग्री, नॉर डिसएग्री, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फोर्थ आता है आपका एग्री, और लास्ट आता है स्ट्रांगली एग्री। तो याद रखिएगा, इसमें से ये आपकी स्टेजेस भी पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन सी स्टेज इसमें होती है। 1932 में जो है वो इन्होंने ये स्केल दी थी। ये जो है, जो आपकी सोशल और एजुकेशनल रिसर्च हैं, सोशल और एजुकेशनल रिसर्च हैं, उनमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। कहाँ पे? सोशल एंड एजुकेशनल रिसर्च में, एजुकेशनल रिसर्च में जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और क्या है ये? आपकी ओपिनियन या फिर जो है एटीट्यूड मेजरिंग के लिए ये स्केल जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे सेक्रीट देयर हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा था बहुत डिटेल में, जो है वो इसको जो है हमने डिस्कस किया था। जो ये आपका जो डक्टलेस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। डक्टलेस का मतलब मैंने आपको बताया था ट्यूबलेस, कि ट्यूबलेस जो है ये होती हैं। और ये जो है मैंने आपको बताया था, एक और चीज़ बताई थी कि जो वर्टिब्रेट होते हैं, जितने वर्टिब्रेट रहेंगे आपके, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले क्रीचर्स, तो जो है उनमें हाइपोथैलेमस होता है। जो रीढ़ की हड्डी वाले जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो सारे एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो आपके सारे एंडोक्राइन सिस्टम का क्या होता है? कंट्रोल सेंटर। और आपका हाइपोथैलेमस क्या होता है? शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ये होता है आपका ब्रेन का एक पार्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये बोलता है इल्यूजन्स आर रॉन्ग। क्या है? इल्यूजन्स आर रॉन्ग, विभ्रम एक गलत जो है क्या है आपका? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ। इल्यूजन जो है वो फॉल्स आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, या इम्प्रेशंस होते हैं। क्या क्या आएगा आपका? इल्यूजन जो है वो आपके फॉल्स आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, या इम्प्रेशंस होते हैं। तो यह आएगा आपका परसेप्शन। इल्यूजन्स जो हैं वो गलत परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था क्या है। परसेप्शन का मतलब आता है आपका कि जो आप किसी एक चीज़ की तरफ आपका देखने का नज़रिया क्या है, आप कैसे देखते हो, आप डाटा जो है अपने सेंसरी ऑर्गन से कैसे कलेक्ट करते हो और उसको ब्रेन में कैसे इंटरप्ट करते हो, तो जो इंटरप्रेट करते हो। तो जो आपका इल्यूज़न है, जो विभ्रम है, इल्यूज़न का मतलब आपका डायरेक्टली आ गया कि कोई कन्फ्यूज़न या कोई गलत चीज़, कोई विभ्रम जिसमें जो है वो आप किसी कन्फ्यूज़न में हो, जो आपको कोई गलत जानकारी है, तो जो वो आपको रॉन्ग परसेप्शन आ गया सीधा, कि जो विभ्रम है, जो आपको गलत जानकारी है, वो एक आपकी जो है गलत प्रत्यक्षीकरण आ गया, परसेप्शन आ गया, कि आपका गलत नॉलेज के रूप में जो है वो फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, आपकी स्क्रीन पे है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर, क्या हो सकते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट? एनहेंसिंग फैक्टर्स, वृद्धि नहीं हो सकता। नेक्स्ट आएगा डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स, ध्यान भंग नहीं हो सकता, एग्जामिनर ने थोड़ा घुमाया है। मोटिवेटिंग फैक्टर्स नहीं हो सकता। क्या है ये? री एनफोर्समेंट फैक्टर्स। अब आप सोचेंगे कि रिवॉर्ड तो ठीक है, आपका री एनफोर्समेंट, जो आपका रिवॉर्ड तो री एनफोर्समेंट फैक्टर आ गया, लेकिन पनिशमेंट कैसे री एनफोर्समेंट फैक्टर आया? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि री एनफोर्समेंट सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती है। री एनफोर्समेंट जो है वो आपकी नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, नेगेटिव री एनफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप रिवॉर्ड वगैरह से कर सकते हैं। रिवॉर्ड से कई बार जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो जाती है, कि बच्चा जो है रिवॉर्ड के उसमें लालची हो जाता है और गलत मीन्स यूज़ कर लेता है आगे बढ़ने के लिए। पनिशमेंट से जो है वो भी आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है वो खुद को ऐसे पिछड़ा हुआ मानता है, या क्लास में जो है वो शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन कई बार जो है पनिशमेंट से आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो जाती है, कि बच्चे को आप थोड़ी सी पनिशमेंट करें देंगे, किसी भी चीज़ की पनिशमेंट हो सकती है, एक्स्ट्रा होमवर्क होगा, तो बच्चा जो है उसको इनसाइट लर्निंग होगी, या फिर किसी तरह से जो है वो मोटिवेट हो जाता है कि नहीं यार, मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह जो है वो काम करना है। ठीक है, तो ये जो आपका आया रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो आपके री एनफोर्सिंग फैक्टर्स हैं, पुनर्बलित जो है कारक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है बहुत बार डिस्कस हो गया। लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली परमानेंट। पिछला क्वेश्चन हमने कैसे डिस्कस करा था, पिछला जो क्वेश्चन आपका आया था वो आपका कुछ इस तरह से घुमाया हुआ था एग्जामिनर ने कि जो आपकी लर्निंग है वो क्या था, अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज़ नोन एज लर्निंग। वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। और यहाँ पे क्या पूछा है, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली परमानेंट। तो आपको पता है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन को ही क्या, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, लर्निंग। जब हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाएगा तो ऑब्वियस है कि हम में जो है वो लर्निंग हो गई, या हमें किसी चीज़ की जो है वो लर्निंग होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमने पहले जो है वो डिस्कस करा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ नोन एज, आपकी जो है क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, हमने बहुत अच्छे से ये भी डिस्कस किया था, क्योंकि जो है वो बहुत सारी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है वो फंक्शन को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है ये। और इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में जो है ये बेस, ब्रेन के बेस में जो है वो लोकेटेड होता है, और पी साइज होता है, मटर के साइज का होता है। ठीक है, ये आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका रिवीजन क्या है। रिवीजन इज द पार्ट ऑफ, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रिवीजन किसका पार्ट है। इसके लिए जो है वो आपका क्रिएटिव थिंकिंग हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर ने घुमाया हुआ है, क्रिएटिव थिंकिंग आपकी कुछ अलग आ जाती है। लर्निंग भी एग्जामिनर ने घुमाने की ट्राई करी है, ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं हो सकता। ये आपका जो है वो इसका क्लियर आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए, मेमोरी। मेमोरी का पार्ट कैसे है रिवीजन, इसको जो है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ एक चार्ट के थ्रू। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो है वो आ रहा है, स्टेजेस या प्रोसेस ऑफ मेमोरी क्या क्या रहती है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे मेमोरी के रिलेटेड, इसलिए जो है मैं वीडियो को थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और साथ में मेरी राइटिंग जो है फ्रेंड्स वो कुछ बहुत ही अच्छी है, तो काइंडली जो है इसको ध्यान से देखें, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। आपने इतनी अच्छी राइटिंग शायद ही कभी देखी हो। ठीक है, देखते हैं हम प्रोसेस ऑफ मेमोरी बोल सकते हैं, स्टेजेस ऑफ मेमोरी क्या क्या होती है। एनकोडिंग या लर्निंग आपका आ गया, स्टोरेज या रिटेंशन आ गया, रिकॉल या रिट्राइवल आ गया। एनकोडिंग में क्या होता है, जैसा मैंने लिख रखा है, एक्ट ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू आवर मेमोरी, कि जो है हम मेमोरी को जो है, ये एक एक्ट है इंफॉर्मेशन गैदर करने का हमारी मेमोरी में। सबसे पहला स्टेप आया कि हम लर्निंग करते हैं, एनकोड करते हैं किसी चीज़ को, जो भी हमारे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स रख लीजिए, या किसी मीन से जो हमें लर्निंग होती है वो हम डायरेक्टली जो है अपने ब्रेन में, अपनी मेमोरी में जो है वो उस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। नंबर सेकंड आपका आया स्टोरेज और रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब मैंने आपको लिख रखा है धारणा, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो है जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, जो एनकोड की, उसको जो है दिमाग में जो हमारी मेमोरी है उसमें हमने रिटेन करना है, स्टोर करना है उसको, उसकी रिटेंशन करनी है। और नंबर थ्री रिकॉल या रिट्राइवल, गेटिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज और फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिकॉल या रिट्राइवल आपका तभी होगा जब आपको वो चीज़ याद होगी, और याद किस मेमोरी में रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपकी फॉरएवर रहती है, परमानेंट रहती है। कल मैंने डिस्कस करा था शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो आपका है, सबसे पहला आता था आपका सेंसरी मेमोरी, जिसको हम क्विक मेमोरी भी बोलते हैं, जिसका टाइम स्पेन 0 to 1 या 2 सेकेंड्स था। सेकंड आता है आपका शॉर्ट टर्म इमीडिएट वर्किंग मेमोरी, 0 to 1 या 2 मिनट्स। और लास्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको जो है लाइफ टाइम मेमोरी भी बोला जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन क्या था कि रिवीजन किसका पार्ट है, रिवीजन जो है वो मेमोरी का पार्ट है। कैसे, पहले हमने जो है वो लर्निंग की, उसके बाद जो है उसको रिटेंशन किया, स्टोरेज किया, उसके बाद जो है रिकॉल या रिट्राइवल किया, रिवीजन किया, उसको दोहराया। सबसे पहले हमने लर्निंग कर ली, उसको अपने दिमाग में स्टोर कर लिया, और ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ को दोहराया, और अगर वो चीज़ हमें याद आ गई तो वो है आपका मेमोरी का पार्ट, कि हमने उस चीज़ को जो है वो रिवाइज किया। आई होप आपको जो है ये मेमोरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, एनकोडिंग, स्टोरेज या रिकॉल जो है किसके पार्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये सेक्शन जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 27। आर बी कैटल ने व्यक्तित्व परीक्षण बनाया जिसे ब्लैंक नाम से जाना जाता है। आर बी कैटल जो है उन्होंने एक पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया था, जिसको किसके नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर बी कैटल जो थे वो कहाँ के थे, वो आपके
ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये जो है आपके ब्रिटिश भी थे और अमेरिकन भी थे। ब्रिटेन में इनका बर्थ हुआ था लेकिन डेथ इनकी अमेरिका में हुई है। इन्होंने अपना आधा प्रोफेशनल करियर जो है वो ब्रिटेन में स्पेंड करा था और आधा जो है वो अमेरिका में करा था, इसलिए इनको जो है दोनों नामों से जाना जाता है। और इन्होंने जो है क्या दिया था, इन्होंने 16 क्या दिया था, पीएफ पर्सनैलिटी फैक्टर ट्रेट, ये जो आपकी हम इसको बोल सकते हैं पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर का इन्होंने जो है वो प्रतिपादन किया था। और कब किया था, 1957। 1957 में जो है इन्होंने 16 पीएफ जो आपके 16 पर्सनैलिटी फैक्टर ट्रेट हैं क्वेश्चनियर हैं उसको इन्होंने प्रोपाउंड किया था, जिससे जो है एक क्वेश्चनियर होता है जिसके बेस पे हम किसी की पर्सनैलिटी को जो है वो जज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। व्यवहार हमेशा खालिस्तान होता है, बिहेवियर इज ऑलवेज क्या हो सकता है आपका, ये होता है आपका लर्न। व्यवहार जो है हमेशा क्या होता है आपका सीखा हुआ होता है। इट इज़ लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ परस्पर अंतक्रिया के द्वारा जो है हम सीखते हैं, तभी हमारी लर्निंग होती है और उसके बाद जो है वो हमारा परमानेंट बिहेवियर बन जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड एज लर्निंग। लर्निंग कैसे बोला जाता है, बिहेवियर में जब जो है वो चेंज होता है, तो इसलिए जो बिहेवियर इज़ ऑलवेज लर्न, ये जो है ये सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस करवाया था। आइजंक वाज अ, कहाँ के ये साइकोलॉजिस्ट थे, ये ब्रिटिश थे। इनका बर्थ जो है वो बेशक जर्मनी में हुआ था लेकिन इनका जो प्रोफेशनल करियर रहा वो ब्रिटेन में रहा है, इसलिए जो है इनको ब्रिटिश आपका साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। अचेतन विचारों की प्रक्रिया खालिस्तान से संबंधित है। अनकॉन्शियस थाउट प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद, किससे ये आपकी संबंधित है, ये आपकी संबंधित है इनक्यूबेशन से। इनक्यूबेशन से संबंधित है और इनक्यूबेशन को हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे इस एक पिक्चर के द्वारा। इनक्यूबेशन जो है वो आपका क्रिएटिविटी का एक पार्ट है। अब आप सोचेंगे कि मैं बार बार आपको जो है ये अलग अलग या ये अजीबोगरीब तरह के फ़ोटोज़ क्यों दिखा रहा हूँ, तो मेरा इनको दिखाने का मतलब ये है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही वीडियो में बन जाएँ। क्रिएटिविटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसमें जो है मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा स्टेजेस या प्रोसेस 4 स्टेप्स होते हैं क्रिएटिविटी में। पहला आता है आपका प्रेपरेशन, समस्या को समझना। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कोई इंस्पिरेशन, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके सोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम के ऊपर एक्ट कैसे करना है उसके ऊपर जो है वो आपका क्या होता है, उसके ऊपर आपकी डिस्कशन होती है। नेक्स्ट आता है आपका इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में हम क्या करते हैं, जो भी पुराने अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स रहे हैं उसको जो है हम भूल जाते हैं और जो भी हमारा टास्क है उसमें हम एंगेज हो जाते हैं, उसमें हम काम करने लगते हैं, जिससे क्या होता है हमें जो सॉल्यूशन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो बढ़ जाती है। जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है उससे संबंधित जो है हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से जो है वो कॉन्शियस माइंड में आने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने साइड में नोट लिख रखा है कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से जो जितने थॉट्स हैं वो कॉन्शियस माइंड में आने की ट्राई करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पार्ट, इल्यूमिनेशन, जिसको प्रकाश भी बोला जाता है। इनसाइड स्टेज है, इनसाइड का मतलब अंतर्दर्शन होता है। आदमी को खुद से लर्निंग हो जाती है, अचानक से आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। कई बार जो है आपको सोए सोए जो है वो ड्रीम्स में भी सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि ड्रीम्स में जो सॉल्यूशन मिलता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इल्यूमिनेशन बोला जाता है, या ड्रीम्स में हमें सॉल्यूशन मिलता है तो वो किस प्रोसेस में मिलता है, तो उसका आंसर आएगा क्रिएटिविटी। अगर डायरेक्टली आपको इल्यूमिनेशन बोला गया है तो इल्यूमिनेशन आएगा, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ड्रीम्स में सॉल्यूशन किस प्रोसेस में मिलता है, क्रिएटिविटी की प्रोसेस में, ये कौन से स्टेप में मिलता है, इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका वेरिफिकेशन, कि सॉल्यूशन जो भी हमें मिला उसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं और अगर सॉल्यूशन सही नहीं है तो दोबारा सॉल्यूशन के लिए सेम एफर्ट्स किए जाते हैं। पहले प्रिपरेशन की जाती है, इंक्यूबेशन की जाती है, इल्यूमिनेशन होता है और लास्ट में दोबारा से वेरिफिकेशन की जाती है।
तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनक्यूबेशन कैसे हुआ। अचेतन विचारों की प्रक्रिया इनक्यूबेशन से संबंधित है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड से थाउट जो हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो मेरे साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा लें। इसके अलावा जो पिछली साइकोलॉजी की वीडियोज़ हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे दूँगा। डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियोज़ के साथ जो है वो रेगुलरली बने रहें, और अगर आप इन वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो आपके टेट और कमीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन 90 to 95 क्वेश्चन जो है वो यहीं से रिपीट होंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।